हे व्यूअर्स, आज की चाइनीज़ ड्रामा दोनों पार्ट में आने वाली है, जहाँ पे पहला पार्ट हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में ही हम लीसा को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई और ओवरथिंक कर रही थी, वो भी अपने बॉस सूहो को लेके एंड उनके आने वाली शादी और उनके फियांसे को लेके। साथ ही साथ उसके दिमाग में और भी कलीग्स की बातें चल रही थी, जहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि उनके फियांसे तो वैंग फैमिली की इकलौती बेटी हैं और उसी लड़की के अलावा किसी और लड़की के साथ उनकी शादी तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे लीसा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी सूहो के साथ लीसा की रिलेशन 3 साल की थी और थोड़ी देर में हम देखते हैं इसके बीच सूहो आ जाता है, जो कि आके बहुत ही प्यार से लीसा को पीछे से पकड़ के बैक हग करने लगता है। पर लीसा यहाँ पे सूहो को अटेंशन ना देते हुए सीधा स्ट्रेटली अपने काम के बारे में पूछने लगती है कि आपके मैरिज को लेके मुझे कौन सी चीज़ों को अरेंज करना है, आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पे सूहो पूछने लगता है कि तुम इतने टेंशन में क्यों हो, जहाँ पे एज ए सेक्रेटरी लीसा फिर से जवाब देती है कि मैं आपके असिस्टेंट हूँ और आपके सारे काम करना मेरा फ़र्ज़ है। वापस वो फिर से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें मेरी शादी से कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पे लीसा विदाउट इमोशन जवाब देती है कि मैं बस आपकी असिस्टेंट हूँ और आपकी शादी से मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे भी मैं बस एक अंडरग्राउंड लवर हूँ आपकी, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। बात ख़त्म करने के बाद लीसा यहाँ से जा ही रही होती है कि सूहो लीसा को रोक देता है और साथ ही साथ स्पिन करवा के दीवार के साथ उल्टा टिका देता है और उसके करीब जाके कहने लगता है कि क्या सच में तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक दिखावा था। यहाँ पे लीसा इसके जवाब में दिल पे पत्थर रखे एकदम रूडली जवाब देने की कोशिश करते और कहने लगती है कि हाँ, ये बस एक दिखावा था और ऐसे भी मेरी मॉम के हॉस्पिटल बिल की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस थे जो तुमने दिया, और इन रिटर्न मैंने तुम्हें लव दिया है, इसके अलावा और मेरा कोई इरादा नहीं था। उसकी बातों को सुनकर सूहो यहाँ पे उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे आँखों में आँख डाल के ये सारी बात फिर से रिपीट करो। और यहाँ पे थोड़ी देर में लीसा जब फिर से बोलने चाहती है ये सारी बातें उसकी तरफ देख के, तो सूहो तुरंत ही उसे किस कर लेता है और इस किस आगे बढ़ के ये पूरा का पूरा एक मेकआउट बन जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे अभी तक सूहो सो रहा था और उसके लिए लीसा ब्रेकफास्ट लेके आती है और यहाँ पे वो कुछ देखते हुए फाइनलाइज कर ही लेती है कि उसकी बॉस की अब सच में शादी होने वाला है और अब वो उनके लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, और इसी वजह से वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वहाँ पे रख कर वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लीसा कहीं पे जा रही थी, जहाँ पे सूहो का कॉल आ जाता है और सूहो पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जहाँ पे लीसा जवाब देती है और याद दिलाती है उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके डील ख़त्म करनी है और मैं बस वहीं पे जा रही हूँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। यहाँ पे सूहो कहता है कि वो तो ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मुझे डस्टबिन के अंदर से मिला, तो फिर यहाँ पे मैं क्या समझूँ। जहाँ पे हमें थोड़ी देर पहले की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लीसा जब अपना रेजिग्नेशन लेटर लाके उनके टेबल में रखने ही वाली थी, उतनी देर में उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आ गया था, जिस कारण से वो रेजिग्नेशन उनके पास देने से पहले उसे डस्टबिन में फेंक के आ गई थी। और हॉस्पिटल से रिसेप्शनिस्ट कॉल की थी, जहाँ पे वो कह रहे थे कि आपकी मॉम के हॉस्पिटल के बिल अभी तक पे नहीं हुए हैं और अगर जल्द से जल्द आप पे नहीं करेंगे तो आपकी मॉम को हमें ऐसे ही डिस्चार्ज कर देना पड़ेगा। और इसी वजह से वो उस टाइम पे उस रेजिग्नेशन लेटर को टेबल में रखने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। इसके बाद फिर से हम रियल में आ जाते, जहाँ पे अभी भी लीसा और सूहो कॉल में थे। तो लीसा सूहो से कहती है कि वो बस ऐसे ही है, मैं बस ओवर थिंकिंग के कारण एक डिसीजन ले ली थी गलत, पर मैं ये डिसीजन में स्टिक नहीं करने वाली। एक्चुअली मैं बस चाहती हूँ कि मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसों की कमी है। और ये सुनते ही सूहो साथ ही साथ एकदम बिना कुछ देर किए इसके अकाउंट में 3 लाख रुपीज़ भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं लीसा ऑफिस में आ चुकी थी, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है बॉस अभी क्या अभी आपको केबिन में बुला रहे हैं। तो लीसा बराबर सूहो की केबिन में चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद ही वो कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट कर देती है और सारी चीज़ें एक बार फिर से रीअश्योर करने के लिए कहता है। पर यहाँ पे
सूहो क्या करता है, एक बॉक्स को लाके उसके सामने रख देता है और उसे ओपन करने के लिए कहता है। और जैसे ही लीजा उस बॉक्स को ओपन करती है तो वो देखती है बहुत ही खूबसूरत सा एक नेकलेस होता है इसमें। लीजा तो यहाँ पे साफ साफ कह ही देता है कि हम दोनों अलग है, अलग होने की वजह से क्या ये लास्ट पार्टीशन गिफ्ट है। और साथ ही साथ वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना भी कर देती है। पर यहाँ पे सूहो कहता है कि तुम इस डील को पूरी तरीके से साइन करवा के लाए हो, तो एज अ बॉस मेरा हक बनता है कि तुम्हें रिवॉर्ड देना, तो ये तुम्हारा रिवॉर्ड है और एज अ एम्प्लॉय तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। तो इसके बाद तो ना चाहते हुए लीजा को ये लेना ही पड़ा। उसके बाद वो वहाँ से लेके वो चली जा रही थी, जहाँ पे सूहो उसे रोक लेता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम वहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर क्यों देना चाहती थी, और देना चाहती थी तो फिर तुमने फाड़ के उसे डस्टबिन में क्यों रखी। जहाँ पे लीजा जवाब दे दी कि मैंने पहले ही आपको कह दिया है इस बारे में, असल में मैं रेजिग्नेशन देना चाहती थी क्योंकि मुझे मेरी सैलरी थोड़ी बढ़वानी थी और इसी वजह से। जहाँ पे वो एक बार और कंफर्म करता है, पर यहाँ पे लीजा कहने लगती है कि मैंने बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी की वजह से मैं ऑफेंड हो रही हूँ तो फिर मैं कह देता हूँ, मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है। इतने में सुबह का एक और असिस्टेंट आ जाता है जो कि होता है एक मेल असिस्टेंट, और आने के साथ साथ कहने लग जाता है कि मैडम शीन ने आपके लिए होटल में एक नाइट रूम बुक किया है, जहाँ पे उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज भी की है जो कि एक छोटा सा डिनर पार्टी है, और आपके साथ साथ उन्होंने मैडम लीजा को भी बुलाया है। इसके बाद हम यहाँ से सीधा उस इवेंट वाले टाइम पे देखते हैं जहाँ पे लीजा पहले ही चली गई थी और वो सबको सर्व कर रही थी। जहाँ पे थोड़ी देर में सूहो भी आ जाता है और ये देख के काफ़ी नाराज़ भी हो जाता है और लीजा से पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पे ये सब काम करने आई हो। बाद में मैडम शीन कहने लगती है कि मैंने ऑफिस वाले से सुना था कि लीजा जैसा दूसरा कोई है ही नहीं और वो इसके सारी काम बहुत ही परफेक्टली करती है, इसी वजह से मैंने थोड़ा हेल्प करने के लिए कह दी। और ऐसे भी वो चीज़ें कैसे एकदम परफेक्टली सर्व कर रही है तुम खुद ही देखो ना। यहाँ पे वो कुछ बोलना तो चाहता था पर यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे उसका मम्मा भी मौजूद थी। बाद में आंटी खुद ही कहने लग जाती है छोड़ो ऐसे भी उसका काम भी तो यही है ना। जहाँ पे वो कहने लग जाता है वो यहाँ पे ये सब काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई है। बाद में अब जानबूझ के आंटी लीजा से कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता सू और शीन एक दूसरे के लिए बने हैं और वो दोनों एक साथ कितने ज़्यादा परफेक्ट हैं। यहाँ पे लीजा कहने लग जाती है कि देखिए मैं बस ऑफिस की एक साधारण से एम्प्लॉय हूँ बस, और ये सारी चीज़ आपकी फैमिली मैटर है, तो फिर ये बिल्कुल भी मेरा हक नहीं बनता है कि मैं आपकी फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हूँ, इसी वजह से मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकती। इसके बाद आंटी फिर से उसे खाना सर्व करने के लिए कहती है, जहाँ पे शीन कहती है कि कोई बात नहीं हम लोग अपने खुद के खाना खुद ले लेंगे, पर यहाँ पे फिर भी खाना सर्व करने के लिए लीजा हेल्प करने लग जाती है और साथ ही साथ डिशेस के बारे में वो एक्सप्लेन भी करती है। तो यहाँ पे आंटी कहने लग जाती है कि तभी मैं सोचूं तुम इतने नॉलेजेबल क्यों हो और यहाँ से तुम इतने सालों से काम जो कर रही हो। इसके बाद आंटी सीधा लीजा से पूछने लग जाती है कि इस कंपनी में काम करते हुए तुम्हें कितने साल हो गई है। तो यहाँ पे लीजा सीधे 3 इयर्स कह देती है, पर दूसरी ओर सूहो कहता है कि 3 इयर्स 24 डेज। ये बात सारे सुन के तो शीन आंटी के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है। इस बार आंटी कहती है कि मुझे जितना पता है तुम 27 इयर्स के हो और साथ ही साथ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक ब्लाइंड डेट में भेज दूँ और मैं आशा करती हूँ कि तुम इसके लिए मुझे मना नहीं करोगी। बीच में यहाँ पे सूहो टोक देता है और कहने लगता है कि इस चीज़ के लिए हमें उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उसका जो मन होगा वो कर लेगा। जहाँ पे आंटी कहने लग जाती है अरे जब लीजा को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रहा है, और ऐसे भी तुम्हें थोड़ी ना मैं ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कही हूँ। इसके बाद सीधा शीन जी के नाम रिकमेंड करने लगती है और कहने लगती है कि ये दोनों बहुत ही एक साथ अच्छे लगेंगे, जहाँ पे आंटी भी बहुत ही जल्द एग्री कर देती है। तो यहाँ पे शीन कहने लगती है कि ऐसे भी जी बहुत ही जल्द एक कंपनी की हेड बनने वाला है, तो फिर तुम तो यहाँ पे बॉस वाइफ कहलवाओगी। ये सारी बातों के बाद तो आंटी सीधे एक डेट फिक्स करने के लिए कह देते ब्लाइंड डेट के लिए, जहाँ पे लीजा पे कोई रिस्पॉन्ड ना करते उनको थैंक यू कहती है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, जाके उसके पीछे सूहो भी चला जाता है और इसे फिर से एक बार पकड़ के दीवार के साथ टिका देता है और पूछने लगता है क्या तुम्हें शादी करने की बहुत ही जल्दी है? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। जहाँ पे लीजा भी कहने लगती है कि तुमने नहीं सुना, तुम्हारी मॉम ने खुद कहा कि मेरी उम्र हो रही है और मेरे लिए तो वो खुद ही लड़के ढूंढ रहे।
तो मैं सबके सामने उन्हें डिनाई कैसे कर सकती हूँ। अरे तुम्हें ये आंटी सुहो को बुलाने लगता है क्योंकि शिन अब घर जाने वाली थी, तो वो चाहते थे कि सुहो उसे अच्छे से छोड़ के आए। इसके बाद हम देखते हैं सुहो उसकी मम्मी के मुताबिक चला जाता है शिन को ड्रॉप करने के लिए, जहाँ पर आंटी लीजा से कहने लग जाती है कि डाइनिंग रूम पे तो तुमने मुझे जवाब नहीं दिया कि आखिर वो दोनों परफेक्ट मैच है भी या नहीं। जहाँ पे लीजा अब जवाब देने लगती है कि ऑफ कोर्स वो दोनों परफेक्ट कपल जैसे दिखते हैं। इसके बाद आंटी फिर से कहने लगते हैं लीजा को कि जी के साथ जो भी अरेंजमेंट की बात हुई वो भूलना मत, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटी सबके पास नहीं आती है। तो अगर तुम इसे ग्रैब करोगे और इसका एडवांटेज लोगे तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा होगा और बेहतर यही होगा कि तुम बाकी के सपने को भूल जाओ। यहाँ पे आंटी की इस बाकी के सपने के मतलब वही था कि मेरे बेटे को भूल जाओ। जहाँ पे लीजा भी जवाब देती है कि आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। इसके बाद हम रात का सीन देखते जहाँ पे लीजा से मिलने के लिए सुहो आ जाता है और आने के साथ साथ ही लीजा को एकदम किस करने लग जाता है। यहाँ पे तो लीजा को समझ में आ ही रही थी कि असल में सुहो ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, तो वो उसे रोकने लगती है। पर फिर भी यहाँ पे सुहो को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो लीजा अपने ब्लाइंड डेट के बारे में उसे याद दिलाने लग जाती है। पर इस सब से सुहो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सीन यहाँ पे कट हो जाता है और अगले दिन का कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पे लीजा डायरेक्ट सुहो से कह रही होती है कि बेहतर ये होगा कि अगली बार से आप मेरे घर पे ना आइए और हमें ये सारी चीज़ अब ख़त्म करने होंगे। आपकी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है और मैं आपको बहुत सारे प्लेसेस ऐसे सजेस्ट कर सकती हूँ जहाँ पे आप अपनी वाइफ शिन को लेके जा सकते हैं घूमने के लिए। ये सब सुनने के बाद सुहो जवाब देता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे सेक्रेटरी हो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में लीजा के पास एक टेक्स्ट आता है जो होती है आंटी की। आंटी जहाँ पे उसकी ब्लाइंड डेट की डेट और प्लेस सब कुछ टेक्स्ट करती होती है। बाद पे सुहो अपने केबिन में होता है जहाँ पे वो लीजा को बुला लेता है, जहाँ पे सुहो लीजा को कुछ एग्रीमेंट्स दे रहा होता है और ये भी साथ साथ कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल के बिल एक बार में ही भर दिया है। यहाँ पे लीजा सुहो को थैंक्स कहती है और कहती है मैं धीमे धीमे तुम्हारे सारे पैसे चुकता कर दूंगी। जहाँ पे उसके करीब आके सुहो कहने लगता है कि सबकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तो कंपनी से रिज़ाइन मत करना। इसके बाद लीजा कहने लगती है कि अगर आपका काम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं क्या जा सकती हूँ। जहाँ पे थोड़ा सा नाराज़ हो के सुहो कहने लगता है कि शायद तुम्हारा ब्लाइंड डेट पे जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। इसके बाद वो लीजा के नेक को नोटिस करता है जहाँ पे लीजा उसके दिया हुआ नेकलेस नहीं पहनी थी। जहाँ पे वो इसे इस बारे में पूछने लग जाता है और बोलता भी है कि शायद तुम्हें वो नेकलेस पसंद नहीं आया है। जहाँ पे लीजा जवाब देती है नहीं, वो नेकलेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर आज शाम की ब्लाइंड डेट में वो नेकलेस पहन के जाना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे सुहो से बार बार पॉइंट आउट करने लगता है और कहने लगता है कि तुम उस नेकलेस को पहन के जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजा उस नेकलेस को पहन के ब्लाइंड डेट पे तो चली तो जाती है, पर उसका डेट आने के पहले वो उस पेंडेंट को उतार देती है और थोड़ी देर में उसके ब्लाइंड डेट में जी मतलब उसका डेट आ जाता है और आने के साथ साथ ही माफ़ी मांगने लगता है लेट आने के लिए। यहाँ पे तो मनी मन लीजा सोचने लगती है कि दिखने में तो ये पुरानी है, पर जल्दी मुझे ऐसा कुछ कहना पड़ेगा जिससे कि ये खुद से ही मुझे रिजेक्ट कर दें, और इसके अलावा ये आज ही आखिरी ब्लाइंड डेट होनी चाहिए। इसके बाद बात लीजा स्टार्ट करती है जहाँ पे वो पूछने लगती है कि आप क्या लोगे, तो जी भी कहते हैं एक लेमन टी। जहाँ पे लीजा खुद के लिए तो बड़े बड़े बियर की बोतल मंगवाने लगती है। ये देख के जी पूछने लगता है तो लीजा भी कहने लगती है कि हाँ इससे कौन सी बड़ी बात है, ड्रिंक तो कहीं भी किसी भी टाइम किया जा सकता है। थोड़ी देर में उनके ऑर्डर की हुए सारी चीज़ें आ भी जाती है और लीजा की बियर की बोतल देख के जी भी कहने लगता है क्या मैं तुम्हारी ड्रिंक को थोड़ा सा ट्राई कर सकता हूँ। लीजा को तो समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या अब ये भी ड्रिंक करेगा। जब उस ड्रिंक को ट्राई करने के बाद एकदम तो जी इम्प्रेस ही हो जाता है। वो कहने लगता है कि हाँ सच में इस ड्रिंक का तो टेस्ट ही अलग है, मैं तो एकदम रिफ्रेश हो गया हूँ। और इसके बाद जी अपने हाथ उसे टिश्यू देता है लीजा को मुँह पोंछने के लिए, पर यहाँ पे बगल में कोई तो होता है जो छुपके से इन दोनों का पिक्चर ले रहा होता है। दूसरे सीन में हम सुहो और शीन को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पे शीन बार बार अलग अलग टाइप के इन्विटेशन कार्ड सेलेक्ट करने के लिए दे रहा था सुहो को, पर यहाँ पे सुहो कहता है तुम्हें जो भी पसंद आए तुम वही सेलेक्ट कर लो। ये बात सुनकर शीन को थोड़ा सा बुरी लग जाते हैं और वो कहने लगती है कि तुम आखिर मेरे फियांसे हो, तुम्हारे भी हक बनता है मेरे साथ मिलके सारी चीज़ों को डिसाइड करना। जहाँ पे सुहो याद दिलाने लग जाता है कि देखो हमारा शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस है,
तो मुझसे कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखो तुम। इतने में सूहो के मोबाइल पे कुछ फ़ोटोज़ आ जाते हैं जो थे जी और लीज़ा की ब्लाइंड डेट की। उस फोटो को देखने के बाद ही वो तुरंत ही वहाँ से निकलने लगता है, जहाँ पे शीन भी उसे रोकने की कोशिश करती है और सूहो कहने लगता है कि हमारा बस ये आज एक मीटिंग था और मुझे लगता है ये ओवर हो चुका है, तो यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट करने से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। इतना कहने के बाद वो उसे सीधा चला जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो शीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो अपना हाथ टेबल में पटक देता है, पर बेचारी कोई हाथ में लग जाती है। अगले सीन में हम वापस से लीज़ा और जी को देखते हैं, जहाँ पे लीज़ा जी से पूछने लग जाती है कि अगर तुम इस ब्लाइंड डेट में आए हुए हो तो शायद कुछ सोच के यहाँ पे आओगे, मतलब शादी के बारे में। आंसर में जी भी कहने लग जाता है अक्सर लोग ब्लाइंड डेट में इसी के लिए आते हैं, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि तुम्हारा गोल कुछ और ही है। जहाँ पे लीज़ा भी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे बस एक हस्बैंड ढूंढने के लिए आई हूँ, पर अभी के टाइम पे मेरी सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, सो अभी ये सारी चीज़ मैं संभाल नहीं पाऊंगी। जहाँ पे बहुत ही अच्छे से जी भी जवाब देता है और पूछने लगता है अच्छा तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें तुम फंसी हुई हो, मैं भी जानना चाहूँगा। हर इतने में यहाँ पे लीज़ा के पास कॉल आने लगता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। लीज़ा यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहती थी जी जिससे जी अपने आप से ही इस रिश्ते को कैंसिल करके और लीज़ा को रिजेक्ट करके चला जाए। जब लीज़ा यहाँ पे कहने लग जाते हैं कि देखो पहली बात, मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने आती है और ऐसे भी अगर घर के काम और मेरे खुद के करियर को बीच में लाया जाए तो मैं ऑफकोर्स मेरे करियर को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी। हाँ यहाँ पे तो जी भी उसके स्टेटमेंट से एग्री कर देता है और कहने लगता है कि हाँ ऑफकोर्स हमें हमेशा अपने करियर को आगे रखना चाहिए और ऐसे भी तो मिस्टर सूहो के नंबर 1 सेक्रेटरी जो हो, तो फिर तुम्हारा ये लाइफ गोल रहना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे तुम्हारे स्टेटमेंट से कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद लीज़ा फिर से कहने लग जाती है कि देखो फ्यूचर में मुझे चिल्ड्रन के साथ रहने की कोई भी प्लान नहीं है। जापे जी कहता है ठीक है, ऐसे भी ये सारी चीज़ एक मॉम के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि उसे बेबी चाहिए या फिर नहीं, ये सारी चीज़ तो तुम्हारे ऊपर है, मुझे इस सबसे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें आज जी की ये सारी आंसर लीज़ा ने एक्सपेक्ट की नहीं होती है, जिस कारण से मन वो इरिटेट हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये सारी चीज़ों से मेरी इतनी बड़ी बड़ी बातों से इसको दिक्कत क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पे लीज़ा को एक खराबाती आइडिया आने लग जाती है और वह कहने लग जाती है कि अगर देखो तुम ये सोच रहे हो कि मैं मेरे इन लॉज की देखभाल करूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, मुझे किसी की देखभाल करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जी कहने लग जाता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आई होप तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में पता है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया है। ये बात सुन के और ये जवाब सुन के तो लीज़ा खुद हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि इसकी कोई भी ड्रीम काम पे आ क्यों नहीं रही है। मैं जितनी नेगेटिव कह रही हूँ ये तो उतना ही पॉजिटिव कह जा रहा है। जी फिर से कहने लग जाता है कि आपकी कोई भी चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। पर यहाँ पे इतने में सूहो आ जाता है और इसकी ये सारी चीज़ों से डिनाई करने लग जाता है। जहाँ पे जी कहने लगता है कि लगता है आपको आपकी एम्प्लॉय की कुछ ज़्यादा ही फिक्र है, जहाँ पे आप उसे ब्लाइंड डेट में भी देखने के लिए आ गए। यहाँ पे सूहो कहने लग जाता है कि लगता है लीज़ा इस ब्लाइंड डेट को कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रही है, जिस कारण से वो मेरे कॉल के आंसर भी नहीं कर रही है और साथ में इसे इग्नोर करी जा रही है। उसकी बातों के जवाब देते हुए लीज़ा सबसे पहले माफ़ी मांगती है और कहने लगती है कि देखिए वर्किंग आवर के बाहर मैं आप मुझे एम्प्लॉय में काम नहीं कर सकते। जहाँ पे सूहो जवाब देता है स्पेशल एम्प्लॉय की काम करने का कोई भी टाइम नहीं होता है, उसे जब भी कमांड दिया जाए उसे काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अभी मैं तुम्हारे लिए एक ऑर्डर लेके आया जहाँ पे तुम्हें तेजन ग्रुप की कंपनी के हर एक डिटेल्स में निकालना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लीज़ा जी से माफ़ी मांगने लग जाती है और कहने लगती है कि सॉरी, आपने सुना ही होगा यहाँ पे मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है और मुझे उनका काम करना ही पड़ेगा, बट नेक्स्ट टाइम हम डिनर के लिए ज़रूर ही जाएंगे। तो यहाँ पे जी भी ओके कहकर उसे अपने वही चैट पे ऐड करने के लिए कहता है। पर यहाँ पे सूहो जो है एकदम पेशेंस नहीं रखता और ये बात सुनने के बाद ही तो वो लीज़ा की हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके चला जाता है और ये सीन देख के तो जी खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं सूहो लीज़ा को कार में बैठा देता है। उसके बाद वो लीज़ा से पूछने लग जाता है कि लगता है तुम्हारे ब्लाइंड डेट कुछ ज़्यादा ही अच्छा जा रहा था। जहाँ पे लीज़ा कहने लगती है कि हाँ ब्लाइंड डेट भी अच्छी थी और साथ में मिस्टर जी भी, और इससे पहले तो इतना ज़्यादा परफेक्ट इंसान मैंने कहीं पे भी नहीं देखा था। ऑल थैंक्स टू योर मॉम, जो कि उनके साथ मुझे मिलने का मौका दिया। जहाँ पे तो सूहो थोड़ा सा जेलस था और कहने लग जाता है कि शायद वो मुझसे भी ज़्यादा परफेक्ट है। जहाँ पे लीज़ा कहती है कि नहीं, आप मेरे बॉस हो और मैं अपनी बॉस को किसी के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकती।
तो वो कहने लग जाता है कि लग रहा है तुम मुझे रिजेक्ट करती हो। जहाँ पे लीज़ा कहने लगती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बहुत ही जल्द शादी होने वाला है और ऐसे भी मुझे भी मूव ऑन कर ही देना चाहिए और यही हमारे लिए बेस्ट डिसीजन होगा। सो वो कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर यही तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लगता है तो फिर तुम अब कंपनी से रिज़ाइन कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करने वाला और मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव कर दूंगा। लीज़ा कहती है ठीक है, पर जाते जाते मैं तेसन ग्रुप की एग्रीमेंट लेके जाना चाहती हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि तुम जा ही रही हो तो अब इस सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जगह किसी और को ये काम करने के लिए कह दूंगा। तो ये सब सुनने के बाद लीज़ा हर चीज़ के लिए उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है। जहाँ पे वो भी अपनी कार लेके चला जाता है। उसके जाने के बाद लीज़ा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और वो खुद को कंसोल भी करने लगती है कि एक ना एक दिन तो ये ऐसा होने ही वाली थी। दूसरी तरफ कार के अंदर बैठा हुआ सुहो भी बहुत ही ज़्यादा खुद के ऊपर नाराज़ था और इतने में लीज़ा के पास हॉस्पिटल से फिर से कॉल आ जाता है जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आपकी मॉम को थोड़ी देर पहले हार्ट अटैक आया हुआ था, तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाएं। मॉम को देखने जाने के लिए लीज़ा तुरंत ही आसपास टैक्सी ढूंढने लग जाती है, पर उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी और इतने में ही यहाँ पे जी आ जाता है अपने कार को लेकर, जहाँ पे वो लीज़ा को बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड देखते हैं और वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लीज़ा भी कुछ बिना कहे जी के साथ चले जाती और वो हॉस्पिटल पहुँच जाती। हॉस्पिटल आने के बाद वो अपनी मॉम के बारे में और उनकी कंडीशन के बारे में डॉक्टर से पूछने लग जाता है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे मॉम को एक हार्ट अटैक तो आया था, हमने उसे अभी के लिए रिज्यूम कर दिए और वो अभी स्टेबल है, और आपकी मॉम की जो किडनी है उसे बार बार डायग्नोज करवाना सही नहीं है और उनकी किडनी फेल होती जा रही है, इस बार हमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद लीज़ा ट्रीटमेंट की चार्जेस पूछने लग जाती है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि वो तकरीबन 1.7 मिलियन तक चला जाएगा। यहाँ पे तो लीज़ा एकदम टूट ही जाती है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है और इतने सारे पैसा वो लाएगी कहाँ से, और अभी अभी उसने अपना जॉब जो रिज़ाइन की है और वो सीट में बैठकर सोचने लग जाती है और इतने में ही वहाँ पे सामने से जी चल के आता है जो कि लीज़ा के लिए ड्रिंक लेके आया होता है। हाँ, लीज़ा को देते हुए कहते हैं ये खा लो, तुमने ऐसे भी डिनर में कुछ भी नहीं खाया था, ये खाने से तुम्हें बेटर फील होगा। इसके बाद वो उन दोनों के अंदर कॉन्वर्सेशन होने लगती है तो लीज़ा अपनी मम्मा के बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में मिस्टर जी को बताने लग जाती है कि उसकी मम्मा की जो हालत है वो अक्सर ख़राब ही रहती है, तो फिर मैं भी तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं। जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जी कहने लग जाता है कि तुम्हारी मम्मा की तबीयत सही नहीं रहती है तो इसमें क्या हुआ, उनके और भी अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी मम्मा दोनों की ध्यान रख सकता हूँ। पर यहाँ पे लीज़ा मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें हमारी सिचुएशन में खींचना नहीं चाहती हूँ, ऐसे भी तुम्हारे खुद के सिचुएशंस होंगे। जहाँ पे से कहने लग जाता है कि एक बात सोच के देखो, मुझे एक वाइफ की नीड है और ऐसे भी तुम्हें एक जॉब की नीड है। तो लीज़ा कहती है ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझे एक जॉब भी देना पड़ेगा, अगर तुम मेरे लिए ये सब करोगे तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी। जी कहता है कि आपको अगर मेरे पास टॉप 1 सेक्रेटरी आ जाएगी तो फिर मैं खुद से ना ही क्यों करूँगा, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और तुम कल से शुरुआत कर सकती हो। जहाँ पे लीज़ा उसे थैंक यू कहने लग जाती है और उनकी ये कॉन्वर्सेशन दूर से सुहो भी सुन रहा होता है। थोड़ी देर में यहाँ सुहो का असिस्टेंट के कॉल आ जाता है जहाँ पे वो कहता है कि लीज़ा की मॉम की हॉस्पिटल के बिल्स एक बार और हम लोगों ने पे कर दिए हैं और हम कोई किडनी भी ढूंढ रहे हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए और जल्द से जल्द हमें वो मिल भी जाएगा। क्या आप और कुछ करवाना चाहते हैं? तो फिर सुहो कहने लगता है हमारा जो प्रोजेक्ट मिस्टर जी के कंपनी के साथ होने वाला है उसे स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जी अपने ऑफिस के केबिन में होता है जहाँ पर वो लीज़ा को बुला लेता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि सुहो की कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गए और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जहाँ पे लीज़ा कहती है कि ये तो अच्छी बात है, पर ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है कि ये मेरी वजह से है, इसलिए मैं इस चीज़ की क्रेडिट नहीं लेना चाहती। जी कहने लगता है कि तुम्हें तो क्रेडिट लेना ही पड़ेगा क्योंकि उस कंपनी से प्रोजेक्ट मैनेजर का कॉल जो आया था उन्होंने खुद कहा है जब तक मैडम लीसा इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए तैयार है तब तक हमें कोई भी एतराज़ नहीं है। जहाँ पे लीज़ा ये सब समझ जाती है कि ये सब के पीछे असल में सुहो है। पहले तो वो खुद ही चाहता था कि मैं उसकी कंपनी रिज़ाइन कर दूँ और वो अभी ये सब महसूस करना चाहता है। इसके बाद लीज़ा जी को थैंक यू कह के जाने ही वाली थी कि उसे एकदम अचानक से चक्कर आने लग जाती है, जहाँ पे जी उसे संभालता है और कहने लगता है अगर तुम चाहो तो फिर आज के लिए तुम डे ऑफ ले सकते हो। जहाँ पे लीज़ा कहने लगती है कि नहीं, बस मुझे थोड़ा सा वीकनेस हो गई है। इसके साथ साथ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीज़ा डॉक्टर के पास गई हुई थी, जहाँ से उसे रिपोर्ट से पता चलती है कि 6 वीक से
वो प्रेग्नेंट है। पर लीज़ा वहाँ पे उस बच्चे को अबॉर्शन करना चाहती थी, पर डॉक्टर उसे मना कर देती है और कहने लगती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आपकी तबीयत इसे झेल नहीं पाएगी। अगर इस बच्चे को हम अबॉर्ट करते हैं तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी माँ नहीं बन सकते हैं। इसके बाद लीज़ा वहाँ से उस बच्चे के बारे में सोचते हुए चली जाती है। इसके बाद फिर से हम रियल टाइम पे आ जाते हैं, जहाँ पे लीज़ा अपनी केबिन में अभी भी इसी बारे में सोच रही थी, जहाँ पे एक एम्प्लॉय आते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, अब बस आने की देरी है। उसे देख के लीज़ा उस रिपोर्ट को अपने बैग के अंदर डाल देती और वहाँ से जाने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लीज़ा सुहो की केबिन में वेट कर रही थी, जहाँ पे वो सुहो को देख के पूछने लगती है कि अगर नेगोशिएशन आपकी कंप्लीट हो गई है तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया है। जहाँ पे सुहो जवाब देता है कि तुम्हारी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है, तुम्हारा रिपोर्ट कुछ बराबर नहीं है। लीज़ा को तो ये इस बात से कोई भी समझ में ही नहीं आता है, इसलिए वो रिपोर्ट चेक करने के लिए सुहो की ओर बढ़े चली जाती है, जहाँ पे सुहो उठ के अपने सीट में लीज़ा को बैठा देता है। जहाँ पे रिपोर्ट चेक करने के बाद लीज़ा कहने लग जाता है कि यहाँ पे तो सब कुछ बराबर और पावर पॉइंट भी एकदम परफेक्ट है। लीज़ा उस रिपोर्ट के बारे में इन्फॉर्म कर रही थी सुहो को, पर सुहो को तो अलग ही नशा छाया हुआ था। वो तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था और बस उसे घूरे ही जा रहा था और उसका ध्यान लीज़ा की नेक पर था, जब पे वो सुहो का दिया हुआ नेकलेस भी पहना हुआ था। लीज़ा भी जल्दी इस चीज़ को नोटिस करती है। सुहो कहने लगता है कि लगता है तुम अभी भी अपने एक्स बॉस के दिए हुए नेकलेस पहनी हुई हो। लीज़ा कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये चीज़ तो दर्शाता है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। सुहो लीज़ा को कहने लग जाता है कि लगता है बहुत ही जल्द तुम तुम्हारे बॉस के वाइफ बनने वाली हो। जहाँ पे लीज़ा भी कहती है कि आपको नहीं लगता ये सारी बात आपको आपकी मॉम से पूछना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने ये डेट को फिक्स करवाई थी और ऐसा लगता है आपकी शादी के पहले ही मेरी शादी होने वाली है। वो कहने लगता है कि लगता है तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। अब लीज़ा कहने लगती है कि लगता है इस नेकलेस आपको दिक्कत दे रही है, तो फिर मैं इसे निकाल देती हूँ। और इसके बाद वो उस नेकलेस को उतार भी देती है और उतार के अपने बैग के अंदर डालने लगती है। हर इसी के दौरान उसके बैग से उसके प्रेगनेंसी रिपोर्ट नीचे गिर जाते हैं और वो तुरंत उसे उठा लेता है, जहाँ पे लीज़ा बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे छीनने की भी कोशिश करती है। हर इतने में यहाँ पे शीन आ जाती है और उन दोनों को ऐसे हालत में देख के वो तो अलग ही चीज़ें सोचने लगता है और वो बाद में पूछने लग जाती है कि यहाँ पे लीज़ा क्या कर रही है। पर लीज़ा यहाँ पे माफ़ी मांगती है और कहने लगती है कि मैं जी की कंपनी से आया हूँ रिपोर्ट्स को लेकर। इन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम है, मैं बस उसे ही चेक करने के लिए आई थी और अब मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ। पर यहाँ पे सुहो उसे जाने से मना कर देता है और शीन को सीधा कार पे जाके रुकने के लिए कह देता है। इस सब में शीन भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कार के लिए निकल जाती है। जब उसके जाने के बाद अब यहाँ पे सुहो कहने लग जाता है लीज़ा से कि लगता है तुम्हें यहाँ से ज़्यादा जल्दी है जाने की, यहाँ पे तुम अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकती हो। पर यहाँ पे लीज़ा कहने लग जाती है कि जो पीपीटी और फाइल्स है मैं आपको कल सेंड कर दूंगी। जहाँ पे सुहो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे उस बारे में बात करना, मैंने तो कुछ और ही सवाल तुमसे पूछा है कि आखिर तुमने जी को ही क्यों चुना, तुमने मेरी कंपनी से क्यों रेजिग्नेशन डाल दी। और यहाँ पे लीज़ा उस कार वाली बातों को यहाँ दिलाने लग जाती है, जहाँ पे सुहो ने खुद नहीं कहा था कि अगर तुम चाहो तो इस कंपनी को छोड़ सकते हो। और यहाँ पे रही बात जी की, तो जी ने उसी टाइम पे वहाँ पे एक अच्छा ऑफर लीज़ा को दिया था जॉब के लिए, जहाँ पे लीज़ा ने जी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। सुहो अब थोड़ा सा टोन मार के कहने लगता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में अपने रिप्लेसमेंट को लेकर। यहाँ पे लीज़ा भी कहने लगती है हाँ अगर ऑफ़र अच्छा हो तो फिर हम क्यों ही जॉब नहीं देखेंगे। जहाँ पे सुहो कहने लग जाता है कि वो इन सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसके बाद तो लीज़ा सीधे की सीधे सुहो के नेकटाई को पकड़ने लग जाती है और पूछने लगती है कि तुम्हारे हिसाब से कौन सही है मेरे लिए, वो जो शादीशुदा है या फिर वो जो बहुत ही जल्द शादी करने वाला है। जहाँ पे सुहो कहने लग जाता है कि मेरी शादी भी हो जाए फिर भी मैं तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो लीज़ा भी कहती है कि क्या तुम शादी के बाद भी मुझे ऐसा सिगरेट लवर रखना चाहते हो और तुम अपनी वाइफ को धोखा देना चाहते हो। जहाँ पे सुहो कहने लगता है कि मेरा वो मतलब नहीं है। लीज़ा कहने लगती है कि तुमने कितने आसानी से अपनी लाइफ की डिसीजन ले ली, वो भी इतनी जल्दी, तो अब मेरा भी टाइम आ गया है जहाँ पे मेरी लाइफ की डिसीजन अब मुझे ले ही लेना चाहिए। जहाँ पे सुहो कहने लग जाता है कि यहाँ पे तुम मेरी बातों का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। इसके बाद लीज़ा को पकड़ के एकदम सुहो कहने लग जाता है कि तुमने एक बार भी सोचा कि जी को उसकी फैमिली से क्यों निकाल दिया गया था। पर यहाँ पे लीज़ा उसे साफ साफ मना कर देती है आगे कुछ भी कहने से, और वो कहने लगती है कि पहली और आखिरी बात, फिलहाल वो मेरे बॉस है और मेरी बॉस के बारे में मैं उनकी पीठ पीछे बात नहीं करना चाहती और मुझे ऐसे भी जाना भी नहीं है इस चीज़ के कारण। जो भी चीज़ें रहेंगे मैं खुद उसे हैंडल कर सकती हूँ।
उसके बाद लीजा वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पे सूहो उसे बार बार रोक लेता है और गुस्सा भी करने लग जाता है, जहाँ पे लीजा उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि अब सच में टाइम आ चुकी है। उसके बाद फिर से वो जाने लगती है तो उसके स्टमक में अचानक से पेन होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे सूहो उसे लंच करने के लिए कहता है, पर लीजा मना कर देती है और कहती है कि मैं आपकी फियांसी को ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवा सकती। और ये बात सुन के तो गुस्से में सूहो ही वहाँ से पहले चली जाता है। हंस के जाने के बाद उस नेकलेस को निकाल कर वो बॉक्स में रखने लग जाती है लीजा। इसके बाद सूहो जैसे ही नीचे जाता है वहाँ पे शीन कहने लग जाती है कि मुझे तो लगा था कि तुम और भी ज़्यादा बात करने वाले हो, और भी ज़्यादा टाइम तक, इसलिए तुम्हें और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। जहाँ पे सूहो उसे ओवर थिंक करने से मना कर देता है, कहने लगता है कि मैं एक बड़े कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत सारी डिटेल्स देखना होता है और मैं बस वही बारे में बात कर रहा था। जहाँ पे शीन कहने लगती है कि मैंने सुना है पूरे ऑफिस में रूमर्स फैला हुआ है कि आप और लीजा एक दूसरे को डेट करते थे, और उस बारे में तुम क्या ही कहना चाहोगे। जहाँ पे सूहो कहने लगता है कि लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो वही बेहतर होगा, वो बस एक रूमर्स हैं। शीन भी कहने लग जाती है, माना कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ मैं तुम्हारी मम्मा की हेल्प के लिए कर रही हूँ। और इतने में यहाँ पे लीजा आ जाती है जो उन दोनों को बातें करते हुए सुनती है, जहाँ पर सूहो शीन से कहने लग जाता है कि सबके बारे में तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी शादी की सारे अरेंजमेंट मैं खुद कर लूँगा, और तुम जैसे चाहोगे वैसे ही हमारी शादी की तैयारी भी होगा। और आई बात मम्मा की हेल्थ की, वो भी जल्दी सही हो जाएगा। उसके बाद में वो लोग जाने लगते हैं। इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन के लीजा खुद में ही सोचने लग जाती है और अपने बेबी से ही बात करने लग जाती है कि मुझे पता है कि सूहो को लाइक नहीं करना चाहिए, पर यहाँ से मूव ऑन करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। अगले सीन में हम शीन को और सूहो को एक साथ देखते हैं, जो कि जी की कंपनी में आए होते हैं अपनी वेडिंग का इन्विटेशन लेकर। जहाँ पे शीन सूहो से कह रही होती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रही है तुम यहाँ पे मेरे साथ आई हो, मेरे भाई की कंपनी में, मतलब जी की कंपनी में, वो भी पर्सनली हमारी वेडिंग की इनविटेशन देने के लिए। जहाँ पे सूहो कहता है कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ जी, तुम्हारा भाई। शीन पे कहने लग जाती है, हाँ वो बेशक मेरा भाई है, पर कभी भी मुझे एज अ सिस्टर उसने कभी मुझे ट्रीट नहीं किया है। यहाँ पे सीन को लग रही होती है कि सूहो यहाँ पे पर्सनली उसके भाई से मिलने के लिए आया है, पर यहाँ पे तो हमें पता होता है कि सूहो असल में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीजा के लिए आया था, बस उसे देखने के लिए। इतने में ही हम देखते जी और लीजा एक साथ बात करते हुए सामने से गुजर रहे थे, जहाँ पर जी लीजा को बहुत बड़ा थैंक यू कहने लगता है, क्योंकि ऐसी कंपनी में योगदान देने के लिए जहाँ पे वो इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल किए हैं। जहाँ पे लीजा जवाब देती है कि एज ए एम्प्लॉय ये उसका काम है, और एज अ सेक्रेटरी उसका ये फ़र्ज़ है कि वो मिस्टर जी की कंपनी की ध्यान रखें। इसके बाद मिस्टर जी उसे रियॉट के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे वो उसे डिनर के लिए पूछता है, जहाँ पर वो 5 स्टार शेफ को बुलाया होता है। इतने में ही सामने से आते हुए वो लोग सूहो और शीन को देख लेते हैं। यहाँ पे तो जी और लीजा एक दिन सोच में ही पड़ जाते हैं कि कंपनी की डिटेल्स के अनुसार डिलीवरी तो आज है ही नहीं, सब कुछ भी डॉक्यूमेंट भी हम सबमिट कर दिए हैं, तो ये दोनों अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जहाँ पे सूहो कहता है कि हो सकता है वो लोग मेहमान बन के यहाँ पे आया है, जहाँ पे ऐसे भी सूहो बेवजह कहीं पे नहीं जाता है। इसके बाद जी सीधा सूहो से पूछने लग जाता है कि आप दोनों आखिर यहाँ पे कैसे। मेरे अकॉर्डिंग तो मीटिंग्स वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। सूहो कहने लगता है कि मैं यहाँ से ही गुजर रहा था, तो मेरे दिल में कुछ डाउट्स थे, तो सोचा जाते जाते पूछ ही लो। जहाँ पे लीजा कहने लगती है कि अगर आपको फॉर्मल मीटिंग के बारे में कुछ बात करनी है तो आप मुझसे पहले बता सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए मीटिंग्स को अरेंज करवा दूंगी। जहाँ पे वो कहने लगता है कि शायद तुम्हारे साथ मिलने के लिए भी मुझे मीटिंग्स का अरेंज करवाना पड़ेगा। जहाँ पे शीन उसे शांत करवाती हुए कहने लगती है कि छोड़ो, तुम उस पर ऐसा गुस्सा क्यों हो रहे हो, और ऐसे भी हम लोग तो यहाँ पे गुड न्यूज़ के लिए आए हैं ना। और इसके साथ साथ शीन उन दोनों को, मतलब लीजा और जी को, अपने इनविटेशन कार्ड देने लगते हैं शादी के। जहाँ पे जी कहता है कि फिक्र मत करो, हम वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाएंगे। अब लीजा से सूहो पूछने लग जाता है कि एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मुझे तुमसे पूछना है। और इसके साथ साथ वो अपने कोट से उस नेकलेस के बॉक्स को निकालने लग जाता है और पूछने लग जाता है कि मैं यहाँ पे सेक्रेटरी लीजा से पूछ रहा हूँ, क्या ये नेकलेस मेरी वाइफ को सूटेबल होगा या फिर नहीं। जहाँ पे लीजा कहने लगती है कि मैं कौन होती हूँ आपकी वाइफ की चीज़ें डिसाइड करने के लिए। जहाँ पे वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम हकदार हो, क्योंकि पहले तुम मेरी सारी चीज़ों को अरेंज किया करती थी, तो फिर यहाँ पे लास्ट बार मुझे तुम्हारे इस बारे में राय लेना है। और इसके बाद लीजा हेल्प करने के लिए उस बक्से को खोलने लगती है और वो देखती है कि वो वही नेकलेस थी जो
सूहो की केबिन में वो रख के आई थी और यही वही नेकलेस है जो कि सूहो ने लीजा को दी थी एज ए रिवॉर्ड। और इस नेकलेस को देखकर तो शिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये नेकलेस बहुत ही कीमती है जो कि एक ऑक्शन से खरीदा गया है। जहाँ पे लीजा भी कह देती है कि हाँ ये आपकी वाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर यहाँ पे सूहो जानबूझ के लीजा को शिन को पहनाने के लिए कह देती है ये नेकलेस। जहाँ पे जी कहने लगता है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जहाँ पे लीजा एग्री कर देती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी एक नेकलेस ही तो पहनाना है। और इसके साथ साथ शीन को वो नेकलेस पहनाने लगती है। और इसके बाद शीन सीधा लीजा से पूछने लग जाती है कि आखिर ये नेकलेस मुझ पे कैसी लग रही है। और लीजा भी यहाँ पे उसकी तारीफ करने लग जाती है ये कहते हुए कि मिस्टर सूहो की आंखें कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, जो उन्होंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो चुनी है। बाद में यहाँ पे जी कहने लग जाता है कि मुझे और मेरे सेक्रेटरी को और भी बहुत सारे काम है, तो हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तो बाद में यहाँ पे लीजा जी को थैंक यू कहने लग जाती है उसकी मदद करने के लिए। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जी को कॉल आ जाता है और वह अटेंड करने के लिए वो दूसरी ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ सूहो भी शिन को बहाने मारने लग जाता है कि असल में मैंने कुछ काम के लिए मैं भूल गई हूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाना है, तो मैं काम करो तुम कार में जाके मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। और दूसरी तरफ लीजा केबिन में जाकर अकेली रो रही होती है। जहाँ पे सूहो आके उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। और इतने में इसके केबिन में शीन आ जाती है और उसे कहने लगती है मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्पेशल इन्विटेशन देने आई हूँ। जहाँ पे लीजा कहती है कि आपने तो पहले से ही मुझे इन्विटेशन दे दी है। पर यहाँ पे शीन कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक स्पेशल इन्विटेशन देने के लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरी शादी में मेरे ब्राइडमेड बनो। जहाँ पे लीजा मना करते देती हुई कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है और इनएप्रोप्रिएट भी है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यहाँ पे शीन बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है तुम्हें तो तुम्हारे बिजनेस के बारे में पता है और मुझे भी मेरे, तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें हमारे बिजनेस में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। लीजा यहाँ पे कहने लग जाती है कि जितना मुझे पता है मुझे अपने एक्स बॉस की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको एक रीज़न दिया है। जहाँ पे शीन उसे कहने लग जाती है कि देखो ब्राइडमेड बनना कोई बुरी बात तो नहीं है, ऐसे भी मुझे जितना पता है तुम्हारी मॉम को हेल्प की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मॉम को स्पॉन्सर कर सकती हूँ। पर यहाँ पे लीजा मना करने लग जाती है। जहाँ पे वो कहती है कि मिस्टर जी ने ऑलरेडी मेरी इस सारी चीज़ों को अरेंज करवा दिया है। जहाँ पे शीन बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है अरे वाह मेरा भाई इतना काम आएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। जहाँ पे शीन कहने लगती है और भी कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ जो किडनी डोनर मिला है वो मेरा ही क्लाइंट है, तो तुम उस किडनी को ले लो और इसके बदले में मेरी शादी में मेरे ब्राइड्समेड बन जाओ। लीजा को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और ना चाहते हुए भी उसे हाँ करना ही पड़ता है। इसके बाद शीन वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे जी आ जाता है और सूहो भी। वो लोग पूछने लग जाती है कि तुम दोनों में असल में बात क्या हो रही थी। जहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो चाहती थी कि मैं लास्ट 10 साल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दूँ, तो मैं बस वही करना चाहती हूँ। जहाँ पे सूहो कहने लगता है जब तुम मेरे वहाँ पे थे तब तक तो तुम इतना ओवर टाइम नहीं करती थी। जहाँ पे जी सूहो को अपने केबिन में जाने के लिए कहता है और ब्रेक लेके इंतज़ार करने के लिए कहता है, पर सूहो यहाँ पे मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मल डिनर को अरेंज करवाना चाहता हूँ, जहाँ पे इस एग्रीमेंट की डिटेल्स के बारे में मैं और भी ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे कोई भी एतराज़ होगा। जहाँ पे लीजा कहने लग जाती है जब तक यहाँ पे मेरे बॉस को कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे भी नहीं है, मैं यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाऊँगी अगर मेरे बॉस मुझे ऑर्डर देंगे तो। जहाँ पे सूहो भी कहने लग जाता है कि लगता है तुम तुम्हारे बॉस के कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर मानते हो, होप सो जी भी यहाँ पे मेरे बातों को कंसिडर करेगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जी लीजा से कहने लगता है कि संभाल कर जाना और हाँ वहाँ पे मीटिंग ख़त्म होने के बाद मुझे कॉल भी कर देना। जहाँ पे लीजा हाँ करती है और कहती है ऐसे भी मेरा एक डिनर पेंडिंग है और ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद हम सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजा अपनी फॉर्मल डिनर पे सूहो के साथ चली जाती है। जहाँ पे सूहो आते ही माफ़ी मांगने लगता है देरी से आने के लिए। उसके आने के बाद ही लीजा एग्रीमेंट्स को निकाल कर सूहो को दे देती है और सूहो यहाँ पे अपने ब्लेजर से उस नेकलेस को निकालता है। जहाँ पे लीजा कहने लगती है कि ये तो वही नेकलेस है ना जो कि आपने अपनी फियांसे शिन को दिया हुआ है। जहाँ पे सूहो कहने लगता है कि ये नेकलेस शुरुआत से ही मैंने तुम्हारे लिए लिया था और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता ये नेकलेस मैं किसी और को दूँ, ये नेकलेस तुम्हारा है और इस पर तुम्हारा पूरा हक बनता है।
हाँ, बेहतर यही होगा कि हम फॉर्मेलिटी और नाटक करना बंद करें। तो जहाँ पे लीजा उसे समझाने लग जाती है, जिस दिन आपकी कंपनी छोड़ के आई थी मैं, उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया था। बाद में यहाँ पे सो डिनर को मंगवा लेता है, जहाँ पे वो लीजा से उसके रिव्यू मांगने लग जाते हैं और लीजा अच्छे रिव्यू भी देती है और कहने लगती है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। जहाँ पे सो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम उसके ब्राइडमेड बनने के लिए रेडी हो जाओगी। जहाँ पे लीजा कहने लगती है कि वो मेरी पर्सनल डिसीजन है, और ऐसे भी मैं यहाँ पे एक फॉर्मल मीटिंग के लिए आई हूँ, मेरी पर्सनल बातों करने के लिए नहीं। अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। और तुरंत ही वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पे सूहो उसे रोक लेता है और यहाँ पे लीजा कहने लगता है, आखिर तुम मुझसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुका है, और ऐसे भी मेरी खुद की एक लाइफ है। हर इतना कहने के बाद ही उसे फिर से चक्कर सा आने लगता है, जहाँ पे सूहो तुरंत उसे सीट पे बिठाती है और कहने लगती है कि तुम्हें खाने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है जी तुम्हारा ढंग से ख्याल नहीं रखता है। जहाँ पे लीजा भी टेढ़ी टेढ़ी जवाब में कहने लगती है कि ये सब आपकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही अच्छे से मेरे ख्याल रखते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे लीजा को वोमिटिंग वाला फील आने लगती है, जहाँ पे वो रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगती है, जहाँ पे वो पीछे पीछे उसके लिए पानी लेके आ जाता है और इसके बारे में पूछने भी लग जाता है। पर यहाँ पे लीजा झूठ कहती है और कहती है कि उसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसका बस स्टमक ख़राब है और ये तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं है, सो तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वो मेडिसिन लेने लग जाती है। जब इतने में ही उसके पास 3 मिलियन का एक टेक्स्ट आ जाती है, तो वो देख के सूहो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है जी तुम्हारे मॉम के लिए पे कर रहे हैं, पर मैं इतना बताना चाहूँगा कि पहले ही मैंने वो पे कर चुका हूँ। साथ ही साथ तुरंत ही उसको वो 10 मिलियन का चेक भी दे देता है, जहाँ पे लीजा कहने लगती है कि शायद ये हमारा ब्रेकअप फीस है। हाँ, तुम्हें नहीं लगता ये अमाउंट कुछ ज़्यादा ही है ब्रेकअप के लिए? जहाँ पे सूहो कहने लगता है कि 3 मिलियन के लिए तुम मेरी कंपनी छोड़ सकती हो। जहाँ पे लीजा कहती है कि 3 मिलियन की बात नहीं है, यहाँ पे ये डिसीजन तुम्हारा था, और इस 3 मिलियन मतलब मेरे मॉम की लाइफ के सवाल है। यहाँ पे बाद में सूहो कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम कहीं और जा सकते हैं, पर यहाँ पे लीजा उसे मना कर देती हुए कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस मेरे घर जाना है। उसके बाद वो जाने लगती है तो फिर से सूहो उसे रोकने लग जाता है, यहाँ पे लीजा उसके शादी के बारे में उसे याद दिलाने लग जाती है और यहाँ पे सूहो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। बाद में लीजा यहाँ से चली जाती है, जहाँ पे बाहर जी उसे पिकअप करने के लिए आया हुआ था, साथ साथ उसके पीछे पीछे सूहो भी आने लग जाता है, जहाँ पे वो जी को देखता है और उसे सवाल करने लग जाता है कि लीजा को तुम्हारे ज्वाइन किए हुए 3 दिन भी नहीं हुए हैं और उसके हेल्थ अभी सही। जहाँ पे जी कहने लग जाता है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अब मेरे पास है, तो वो कैसे रहेगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हाँ, रही बात यहाँ पे लीजा की, तो मैं उसे लेके हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। जहाँ पे सूहो कहने लग जाता है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे लेके जाऊँगा हॉस्पिटल में। पर यहाँ पे लीजा चुपचाप जी की कार में ही बैठ जाती है, वो जानबूझ के सूहो को इग्नोर कर देती है। जहाँ पे जी भी कार लेके जाने लगता है। जी को यहाँ पे इनके सिचुएशन के बारे में थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो रहा था, जहाँ पे वो लीजा से कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो हम कार को फिर से टर्न कर सकते हैं ताकि तुम्हें कोई भी रिग्रेट ना रहे। जहाँ पे लीजा कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है और वापस मुझे अपने पीछे नहीं जाना। इसके बाद वो उसे लेके हॉस्पिटल जा रहा था, जहाँ पे लीजा मना कर देती है और कहती है कि मैं पहले से ठीक हूँ और मैंने ऑलरेडी मेडिसिन ले लिए हैं। और थोड़ी देर में हम देखते लीजा की बैग नीचे गिर जाती है, जहाँ पे गिरने के साथ साथ वो बहुत डर जाती है कि जी यहाँ पे रिपोर्ट ना देख ले। बाद में वो ठान लेती है कि जी को सब कुछ सच बता देगी। इसके बाद वो कहने लगती है डिनर पे जाने के पहले कुछ मेरा इम्पोर्टेंट काम है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इसके बाद वो लोग घर छोड़ने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे लीजा अपने प्रेगनेंसी के बारे में जी को बता देती है, पर यहाँ पे जी को अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जी यहाँ पे कहता है कि मुझे इस सबसे कोई भी दिक्कत नहीं है, जहाँ पे लीजा कहने लगती है कि अगर आप चाहे तो मुझे कंपनी से फायर कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाता है जी, वो कहने लगता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, रही बात तुम्हारी प्रेगनेंसी की तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल दूंगा। रही बात मैटरनिटी लीव के लिए, वो तुम आराम से कभी भी ले सकती हो, यहाँ पे तुम किसी भी प्रॉब्लम की फेस नहीं करोगे। जहाँ पे लीजा माफ़ी मांगने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी पास चीज़ों के बारे में ये सब दिक्कतें आ रहे हैं। जहाँ पे जी भी बहुत अच्छे से कहता है कि देखो तुम्हारे पास मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करता है, अगर कुछ सच में मैटर करता है तो ये हमारा प्रेजेंट और आने वाली फ्यूचर, और मैं बस इतने में ही फोकस करना चाहता हूँ। जहाँ पे लीजा माफ़ी मांगने लगती है फिर से और थोड़ा सा टाइम भी मांगती है सोचने के लिए। जहाँ पे जी कहता है कि अगर तुम चाहो तो फिर तुम लीव भी ले सकते हो और ये पे।
जहाँ पर वो हॉस्पिटल में आई होती है एबॉर्शन के लिए, और उसके पास उसका फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो कह रही थी कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम एबॉर्शन करने के लिए तैयार हो, तुम्हें एक बार इस बारे में और भी विचार करना चाहिए और तुम्हें ये बात सबसे पहले सूहो को एक बार बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लीज़ा साफ साफ मना कर देती है। और इसके बाद वो डॉक्टर के पास चली जाती है, सबसे पहले चेकअप करवा लेती है। उसके बाद जब वो उस चेकअप रूम से बाहर आती है, वहाँ पे आंटी भी आ रही थी और वो लीज़ा को देख लेती है। तो बाद में वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके लीज़ा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देती है, और खासकर ये कि आज वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलने क्यों आई है। अगले सीन में हम सूहो को देखते हैं, साथ साथ जी को भी, जहाँ पे वो दोनों मीटिंग कर रहे थे। और जहाँ पे सूहो पूछने लग जाता है जी को कि लगता है आज आपकी सेक्रेटरी आए नहीं है आपके साथ, वो कहाँ पे आज। जहाँ पे जी कहने लग जाता है माफ़ करना, मैंने उसे पेड लीव दी हुई है क्योंकि उसे बाकी के प्रोजेक्ट को भी संभालना होती है, हमारी कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट थोड़ी ना है। उसके बाद फिर से वो दोनों लीज़ा को लेकर ही बात करने लगते हैं, जहाँ पे जी को अच्छे से समझ में आ रहा होता है कि यहाँ पे सूहो लीज़ा को लेकर कितना ज़्यादा क्यूरियस है। थोड़ी देर बाद हम आंटी को देखते हैं जो कि यहाँ पे आ जाती है, और आने के बाद जी से कहने लग जाती लीज़ा को भी अपने साथ लेके आ जाना क्योंकि मैं यहाँ पे तुम दोनों की खुशी जो देखना चाहती हूँ। जहाँ पे जी कहने लग जाता है कि मैं और लीज़ा ऑफ कोर्स खुश है, पर मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पे और भी खुश है कोई इस बात को लेकर। यहाँ पे इनडायरेक्टली सूहो जी को ताने मारने लग जाता है कि इसकी फिक्र तुम्हें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी चीज़ों को खुद ब खुद हैंडल कर सकता हूँ। थोड़ी देर में ही आंटी को उनके इन्वेस्टिगेटर का कॉल आ जाता है जो उन्हें उस बच्चे के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि लीज़ा भी प्रेग्नेंट है और ये हाई प्रोबेबली चांसेस है कि इस बच्चे का जो बाप है वो है मिस्टर सूहो। ये बात सुनकर तो आंटी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लग जाते हैं कि हमें कुछ भी कर एक सोल्यूशन निकालना ही होगा। इसके बाद वो शीन को कॉल करती है आंटी और इसके बारे में बता देती है, जहाँ पर शीन भी जवाब देती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस लड़की की ध्यान अच्छे तरीके से रख सकती हूँ। इस कॉल को कट करते हुए शीन को बहुत ही ज़्यादा लीज़ा के ऊपर गुस्सा आ रही थी और वो अपना खुराफाती प्लानिंग करना शुरू कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं शीन लीज़ा से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट भी लेके आई है और वो इनडायरेक्टली टोन मारना भी शुरू कर देती है। यहाँ पे लीज़ा को भी पता लग रहा था कि शायद उसकी प्रेगनेंसी के बारे में शीन को अंदाजा हो गया है। बाद में यहाँ पे शीन उसे उसके ब्राइडमेड पहनने के लिए उसके ड्रेस देने लग जाती है और वो सीधा उस ड्रेस को नीचे फेंक देती है, पर यहाँ पे लीज़ा को इसकी हरकतों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती है। इसके बाद शीन उसे हक करने लगती है, मतलब लीज़ा को, और उसके बच्चे के बारे में बताने लग जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ इस बात को तुम सीक्रेट रखो, खास कर सूहो से, और अगर गलती से भी उसे इस बारे में पता लग जाता है तो फिर याद रखना तुम्हारी मॉम की किडनी ट्रांसप्लांट हो नहीं पाएगा। अगर मेरी वेडिंग अच्छे से जाएगी तो फिर तुम्हारी मॉम की ऑपरेशन भी अच्छे से जाएगी। इसके बाद शीन उसे वार्निंग देकर अपने घर में बुला लेती है, जहाँ पे वो आ भी जाती है, जहाँ पे लीज़ा को लग रही थी कि शायद शीन उससे हेल्प मांगने वाली है अपनी शादी के बारे में कुछ अरेंजमेंट्स के लेके, पर यहाँ पे तो शीन अलग ही लेवल की है। वो यहाँ पे लीज़ा को बुलाई हुई थी बर्तन धोने के लिए, खास करके वाइन के ग्लासेस, वो भी इतने ठंड में। हाँ, लीज़ा भी वही करती है, उसे धो रही होते। इतने में यहाँ पे जी आ जाता है जो कि आके लीज़ा पे चिल्लाने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पे वो अपनी बहन शीन पर भी चिल्लाता है कि आखिर तुम ये सारे काम उससे क्यों करवा रहे हो। और यहाँ पे सूहो भी आ जाता है और लीज़ा से कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हें तकलीफ दे रहा है, जहाँ पे लीज़ा जब जवाब देती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये काम आपकी फियांसे ने मुझे दी थी, और रही बात मेरे बॉस की काम की तो वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इसके बाद सूहो और शीन अंदर चले जाते, जहाँ पे लीज़ा जीत से कहती है मुझे बस एक छोटा सा काम करना है, मैं काम करके आती हूँ। और इसके बाद वो एक प्लांट को उठाती है जो उसके हाथों से गिरकर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। साथ साथ उस बेचारी के हाथ में लगने की वजह से खून तक आने लगती है। और ये देख के वाकई एक स्टाफ आके लीज़ा के ऊपर चिल्लाने लगती है, तो जी भी तुरंत यहाँ पे आ जाता है। जब भी वो देखने लग जाता है उसके हाथ, यहाँ पे सूहो आ जाता है और उसके हाथ देखने के लिए मांगने लगता है, जहाँ पे लीज़ा मना करने लगती है, पर फिर भी उसके हाथ में लगी हुई वो निशान और चोट देख लेता है। हर इतने में यहाँ पे शीन आ जाती है और देख के कहती है कि तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई है, एक काम करती हूँ मैं तुम्हें लेके हॉस्पिटल चली जाती हूँ। पर यहाँ पे लीज़ा मना कर देती है। पर यहाँ पे सूहो कहने लगता है कि मैं तुम्हें लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ, जहाँ पे आंट भी होती है और आंट एकदम वार्न करने लग जाता है सूहो को कि तुम्हें पता है ना ये तुम्हारी सेक्रेटरी अब बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे सूहो कहता है कि मुझे मेरे डिसीजंस लेना आता है, आप इसके अंदर ना आए, आपको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
बाद में वो यहाँ पे लीजा को लेकर चला जाता है, जहाँ पे वो लोग अपने घर पे होते हैं और वो मतलब सुहो उसके लिए बैंडेड लेने जाता है। हर इतने में यहाँ पे बहुत ही गुस्से में शीन आ जाती है उसके घर में और एकदम चिल्ला के कहने लग जाती है कि देखो मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, कल के कल तुम्हें इस बच्चे का अबॉर्शन करवानी है और ये मेरा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है, ये सुहो की मम्मा की डिसीजन है। और अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर सुन लो, तुम इस दुनिया से गायब हो सकती हो। उसके बाद उसके मुंह पर एक कार्ड को फेंक कर वहाँ से वो चली जाती है। ये सारी कन्वर्सेशन को सुहो ने सुना भी है या फिर नहीं, या फिर उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सुहो को इस बार पता चला भी या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है। तो व्यूअर्स, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप लोगों को सेकंड पार्ट देखना तो पड़ेगा ही। तो आज के लिए बाय बाय।